रूपर्ट लो की बलात्कार गैंग की जांच मनचाहा असर दिखा रही है और यूके की राजनीति को हिला रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सालों दशकों से असल में इसकी जड़ तक जाने के बजाय उन्होंने इसे छुपा दिया। इसी वजह से उन्हें डर है कि हिसाब किताब का दिन पहले से कहीं ज्यादा करीब हो सकता है। देखिए सुनिए जेड वॉरविक को। वो इसे बहुत खूबसूरती से संक्षेप में कहती हैं। अगर आपको एप्स्टीन फाइल्स बुरी लगी तो रेप गैंग जांच रिपोर्ट पढ़ें। 200 से ज्यादा पेज का नर्क जैसा साहित्य। कुछ बातें पहले से पता थीं, लेकिन ये हमारी सोच से भी ज्यादा बुरा है। यूके सरकार मुझे इस पर बोलने के लिए गिरफ्तार करना चाहती है। ट्रिगर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं। इस दस्तावेज में आप पाएंगे कि 2.5 लाख से भी ज्यादा युवा श्वेत ब्रिटिश लड़कियों के साथ बलात्कार, गैंग रेप, तस्करी, यातना, गर्भधारण, जबरन गर्भपात और जबरन इस्लाम में धर्मांतरण किया गया। ये सब 11 साल की बच्चियों के साथ हुआ, जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा। इन आदमियों ने पीड़ितों को व्हाइट ट्रैश, काफिर और अविश्वासी कहा। छोटी बच्चियों के साथ टूटी बोतलों से बलात्कार हुआ और हालात और बिगड़ गए। डॉक्टर, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता व स्कूलों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने पीड़ितों को अत्याचारियों के पास लौटाया, गंभीरता से नहीं लिया और बचाने की बजाय अलग खलग किया। कुछ लड़कियों को लाइलाज यौन रोग, एड्स, पीटीएसडी और ट्रॉमा हुआ, जो जिंदगी भर या पीढ़ियों तक रह सकता है। कीयर स्टार्मर की लेबर पार्टी में आपका स्वागत है, जहां हम बलात्कारियों की रक्षा करते हैं और हमलों की रिपोर्ट करने पर पीड़ितों को जेल में डाल देते हैं। इस बर्बर ग्रूमिंग गैंग में शामिल 84 पुरुष पाकिस्तानी हैं, 87 के नाम स्पष्ट रूप से मुस्लिम हैं। इन गैंगों के मुख्य नेता अरशद हुसैन और मोहम्मद जाहिद थे, दोनों पाकिस्तानी मुस्लिम। कथित तौर पर लेबर पार्टी ने फिर छुपाया, हमें इन्हें वोट से हटाना होगा। यही सरकार है जिसने हाल ही में जोए मेनरिनो, अर्दा लर्च और मुझे रैली में बोलने से बैन किया था। तो अगर आप इसे सहन कर सकते हैं तो रिपोर्ट पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसमें शामिल लोगों के साथ क्या होना चाहिए। चैनल को फॉलो करके समर्थन करें। और इसे देखिए दोस्तों। अब अचानक मुस्लिम सांसद, उनमें से कुछ, सभी नहीं, वे अभी भी इस्लामोफोबिया का रोना रो रहे हैं और वे अभी भी ग्रूमिंग गैंग्स के अस्तित्व से इनकार कर रहे हैं। इसे देखिए। यह आदमी खुद को एक संतुलित मुस्लिम सांसद के रूप में पेश करना पसंद करता है। वह एक स्वतंत्र सांसद हैं। ज़ारा सुल्ताना ने उन्हें और कुछ अन्य स्वतंत्र मुस्लिम सांसदों को जो योर पार्टी में शामिल हुए थे, सेक्सिस्ट बॉयज क्लब कहा था। तो वर्षों की टालमटोल, संस्थागत विफलता और राजनीतिक कायरता जो ग्रूमिंग गैंग्स के इर्द गिर्द रही है, इन वर्षों की टालमटोल, संस्थागत विफलता और राजनीतिक कायरता को देखिए। उन्होंने पूरा दोष ब्रिटिश प्रतिष्ठान और दोनों मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों पर डाला है। वे काफी हद तक दोषी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का क्या? उन्होंने चुपचाप उस हिस्से को छोड़ दिया। हमने सालों से मुख्यधारा के मुस्लिम, प्रमुख मुस्लिम कार्यकर्ताओं जैसे गज खान, मेहदी हसन खुद, 5 पिलर्स, मोहम्मद इजाज की बातें सुनी हैं। इन सभी मुख्यधारा के मुस्लिम कार्यकर्ताओं और हस्तियों ने संगठित रूप से ग्रूमिंग गैंग्स के अस्तित्व से इनकार किया है। उन्होंने हमेशा पलटकर यही कहा है, सफ़ेद रेपिस्टों का क्या? मुस्लिम गैंग्स या मुस्लिम रेपिस्टों से ज़्यादा सफ़ेद रेपिस्ट है। यही वो हमेशा कहते आए हैं। लेकिन अब जब इसे छुपाना नामुमकिन हो गया है, हाँ, ये नामुमकिन है, अब लेबर पार्टी भी उन्हें बलि का बकरा बना रही है, जो पहले से तय था। तो इसे देखिए, ये वाकई में बेईमानी है। लेकिन देखिए, हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पूरे समुदाय को कुछ व्यक्तियों के अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। बहुत सारे व्यक्ति। मुसलमानों को उस सच से डर नहीं लगता जो उन्हें इस सामूहिक आरोप से बरी कर सकता है। ठीक है, आपको अपना घर साफ करना चाहिए था। अपने समुदाय के तथाकथित बुरे लोगों को उजागर करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, बजाय इसके कि इस्लामोफोबिया का शोर मचाते। लाखों को जाना ही होगा। हमने यह सहमति बना ली है। लाखों को जाना ही होगा और वे जाएंगे। इनमें से अधिकतर लोग पश्चिमी समाज में योगदान नहीं देते। डेनमार्क के ये आंकड़े देखें। मैंने पहले भी इस पर बात की है, प्रवासी शुद्ध लागत और खासकर बलात्कार दर के बारे में। इसे देखिए। ये वह जगह है जहां एक औसत डेनिश व्यक्ति लगभग एक एक्स के करीब बैठता है, जो कि, मैं हमेशा कहता हूं, यही आधार होना चाहिए। आपकी समुदाय इससे नीचे हो, ऊपर नहीं।
लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि वे जोड़ते हैं, वे और अधिक स्थानीय लोगों के साथ बलात्कार करते हैं। देखिए इस पाकिस्तान को, वहां के पाकिस्तानी, वे राज्य को भी बहुत पैसा खर्च करवाते हैं। एक औसत पाकिस्तानी के द्वारा किसी डेनिश महिला के साथ बलात्कार करने की संभावना 5 गुना अधिक होती है और वह राज्य को $9,000 का खर्च भी करवाता है। तुर्की की संभावना थोड़ा अधिक 5 गुना से ऊपर जाती है, जबकि ईरान के मामले में किसी बलात्कार की घटना करने की संभावना लगभग 7 गुना अधिक होती है। मोरक्को भी वहां है, लेकिन इसका खर्च करीब $12,000 है। इसे देखिए, स्थिति और खराब हो जाती है। अफगानिस्तान के लोग बलात्कार की घटना की संभावना 11 गुना ज्यादा रखते हैं और राज्य को $19,000 खर्च करवाते हैं। सोमालिया को भी देखिए, इल्हान उमर का खूबसूरत देश। इसे देखिए, ये अपनी ही अलग श्रेणी में है। बलात्कार करने की संभावना 20 गुना अधिक है और डेनिश राज्य को लगभग $30,000 का खर्च आता है। अब मुझे बताइए, जब आपके सामने ये तथ्य रखे जाते हैं तो आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि हमें और विविधता चाहिए? ऐसे बेवकूफ़। मुझे आपको ये दिखाने दीजिए। इसे देखिए। माफ़ कीजिए, मुझे अभी मिला। दोस्तों, इन गोरी उदारवादी महिलाओं को देखिए। प्रवासन स्तर, मेरा मतलब है यहाँ एक स्थानीय के रूप में आपका प्रवासन पर क्या नजरिया है? क्या आपको लगता है कि स्तर सही है? क्या आपको लगता है कि और ज्यादा या कम होना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा प्रवासन की ज़रूरत है, सच कहूँ तो। मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में बेलफास्ट से जो सबसे अच्छी चीज़ सामने आई है, वो है विविधता में बढ़ोतरी और मुझे लगता है कि ये और बढ़नी चाहिए। ये हमें हरी नारंगी राजनीति से दूर ले जाता है और हमें अधिक लोगों का स्वागत करना चाहिए। हाँ, ये काफ़ी नहीं है, हमें और चाहिए। इस हफ्ते आंकड़े आए हैं, यहाँ सिर्फ 5% है। विविधता भी बहुत कम है, कोई खास फर्क नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि प्रवासी आपकी समस्या है, मैं तो बिल्कुल नहीं। असल में नेता आपकी बात नहीं सुनते, नेताओं के पास आपके अधिकार नहीं है, आपकी भलाई उनके दिल में नहीं है, वो तो बस आपसे पैसे कमाना चाहते हैं। हे भगवान, ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? इंग्लैंड ऐसा दिखता है। ये है बेथनल ग्रीन। बेथनल ग्रीन। तो मुझे इसमें कुछ जोड़ने दो। ना सिर्फ ये अपराध बढ़ाते हैं, बल्कि ये राज्य को बहुत ज्यादा पैसे का खर्चा भी करवाते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर नहीं, बल्कि इसके साथ साथ ये आपके देश की सुंदरता को नष्ट कर देते हैं। ये पेट्रोल है, साफ सुथरा और हरा भरा। विविधता ने सचमुच दुनिया के सबसे समृद्ध, सबसे साफ, सफल और रहने लायक पहले दर्जे के देशों में से एक को में बदल दिया है। गंदे तीसरी दुनिया के देश बना दिया है। सांस्कृतिकता असफल हो गई है। मैंने एआई से पूछा, क्योंकि मेरी राय में पॉलिन हैंसन ही एकमात्र हैं जिन्होंने मोनोकल्चर शब्द इस्तेमाल किया और बहुसांस्कृतिकता को स्पष्ट रूप से खारिज किया है। उन्होंने कल ऑस्ट्रेलिया के प्रेस क्लब में भाषण दिया और कहा, बहुसांस्कृतिकता काम नहीं करती। ऑस्ट्रेलिया एक एकल सांस्कृतिक देश है। यही मैं वर्षों से कह रही हूं। मैंने जेमिनाई से पूछा, जो यूट्यूब से जुड़ा हुआ है। इसने मुझे यही बताया। आपने एक वीडियो पर प्रतिक्रिया दी थी जिसमें रमजान में एक आदमी को सार्वजनिक जगह पर खाने के लिए शर्मिंदा किया जा रहा था। वह वीडियो मैंने करीब 9:36 बजे जारी किया था और कहा था, बहुसांस्कृतिकता की सीमा होती है। मुख्य संस्कृति हमेशा इस देश की अपनी संस्कृति होनी चाहिए, यानी ब्रिटिश संस्कृति। इसे सख्ती से ठीक करना चाहिए। और मैंने फिर से कहा। ऑर्डर। 2024 में टॉमी रॉबिन्सन से बातचीत में मैंने बहुसांस्कृतिकता का अर्थ समझना शुरू किया और विभिन्न संस्कृतियों को जानने लगा। तो खैर, मैं इस मोनोकल्चर प्रमुख संस्कृति के बारे में बात कर रहा हूँ। कम से कम 2024 से, शायद उससे पहले भी, लेकिन कम से कम 2024 से। दोस्तों, यही है, हम पश्चिमी विमर्श में उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हम गर्व से बिना किसी शर्म के कह सकते हैं कि बहुसांस्कृतिकता काम नहीं करती। ये बिल्कुल भी काम नहीं करती। ये बस एक विनाशकारी भविष्य है। इतिहासकार पश्चिमी समाज के इस युग को एक आपदा, एक पूर्ण आपदा के रूप में याद करेंगे। इसे देखिए, यही हो रहा है हमारे पेंशन भोगियों के साथ। ओह, मुझे नहीं पता कौन सा फैसला गलत था। वो नीचे है। उस पर एक अवैध प्रवासी ने हमला किया। स्पेन में 200 मीटर ज्यादा या कम? बहुत अच्छा।
पर डर है कि आप बाहर नहीं जा सकते। वे 20-30 लोगों के समूह में आते हैं और ऐसे देखते हैं जैसे आप सूअर हों। हम, हमारी माएँ या भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वे चोरी, बलात्कार और विदेशों में अपराध करते हैं। आप सच में अच्छे हैं और किल किचन के पास रहते हैं। मैं पास में रहती हूँ और वहाँ से अक्सर गुजरती हूँ और मेरी दोस्त जो कहती है वो सच है। ये बहुत ही शर्मनाक है। कई पुरुषों के समूह अकेले चलने में डराते हैं। मुझे तो वहाँ अपने पार्टनर या किसी और के साथ भी जाने में डर लगता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। इसी तरह मानसिक रूप से अस्थिर अफ्रीकी प्रवासी हमारी सड़कों पर बेकाबू हो रहे हैं। सोचिए, आप अपनी कार पार्क करते हैं और जब वापस आते हैं तो आपको यही देखने को मिलता है। यही है जिसकी पश्चिमी महिलाएं सचमुच जोर जोर से मांग कर रही हैं। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि 20-30 साल पहले ये पश्चिमी देश बहुसांस्कृतिकता के लिए खुले थे? अगर कोई इसके खिलाफ बोलता था तो उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता था। वे अप्रिय व्यक्ति बन जाते थे, उन्हें बाहर कर दिया जाता था, वे समाज से निकाल दिए जाते थे। बस टॉमी रॉबिन्सन को देखिए, टॉमी रॉबिन्सन की यात्रा को देखिए 2004-2005 में, जब उन्होंने पहली बार इसके बारे में बात करना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने अपने गृहनगर लूटन में यह देखा था। वो बोले कि यूके में ये छोटे स्तर पर हो रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुख्यधारा ब्रिटिश समाज ने परवाह नहीं की क्योंकि वे नस्लवादी नहीं थे। तो बहुसांस्कृतिकता असफल हो गई है। और हाँ, इस्लाम को बाहर करो, खासकर शुरुआत इस्लाम से करो, लेकिन और भी संस्कृतियां हैं। हमें पश्चिमी समाज को फिर से शुरू करना होगा, जैसा पॉलिन हैंसन ने हाल ही में अपनी स्पीच में कहा था। ऑस्ट्रेलिया एक सांस्कृतिक देश है। आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति, ऑस्ट्रेलियाई मूल्य और ये जीवन शैली सबसे ऊपर है, बाकी सब कुछ इसके नीचे आता है। तुम घर में प्रार्थना करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी विचारधारा को मुख्यधारा की ऑस्ट्रेलियाई समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं, जहां आप ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली को कमजोर करते हैं, तो राज्य पूरी ताकत से आपके खिलाफ आएगा, पूरी ताकत से। हम आपको चुनौती देने वालों को चुप नहीं कराएंगे, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। शायद राज्य इसमें शामिल न हो, लेकिन उदाहरण के लिए यूके में इस्लाम आलोचक हैं। इस्लाम आलोचकों की गिरफ्तारी और कुरान जलाने पर जुर्माना लगाया गया। स्वीडन, सलवान मुमिका इराकी कुरान जलाने वाले को नहीं बचा सका। वो कहता रहा कि उसकी हत्या होगी और स्वीडन में उसकी हत्या हो गई। उसे सुरक्षा नहीं दी गई, उन्होंने नहीं दी क्योंकि वे इसमें रुचि नहीं रखते थे। अब यही माहौल है, यही राज्य का माहौल है, इसे बदलना होगा। राज्य को कहना होगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को धमकाने की जो तुम्हारे धर्म की आलोचना करते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देंगे, क्योंकि अब तक वे क्या करते रहे हैं तुम्हें पता है। टॉमी रॉबिन्सन के साथ क्या हुआ था? टॉमी रॉबिन्सन इस्लाम के बुरे तत्वों को चुनौती दे रहे थे। उसके साथ क्या हुआ? जब ली रिग्बी की हत्या हो रही थी, जब 7 जुलाई की घटना हो रही थी, जब मैनचेस्टर एरिना में बम धमाका हुआ था, जब मुसलमान सचमुच यूके की जनता को आतंकित कर रहे थे, जब राजनेताओं की हत्या हो रही थी, डेविड एमएस, तब उसकी बात सुनने के बजाय एक कंजर्वेटिव राजनेता की हत्या एक इस्लामिस्ट ने इस्लामोफोबिक होने पर कर दी। हमें संस्कृति बदलनी है। मुझे लगता है कि पॉलिन हैंसन ऐसा करने में सक्षम होंगी। मुझे पता है कि रूपर्ट लो भी ऐसा करने में सक्षम होंगे। मुझे नहीं पता सुधार ऐसा कर पाएगा या नहीं, लेकिन सुधार धीरे धीरे ज़्यादा दक्षिणपंथी होगा क्योंकि रूपर्ट लो अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। मुझे लगता है कि नाइजेल की कोई ठोस वैचारिक समझ नहीं है। मुझे लगता है कि वह अभी भी किसी हद तक व्यवस्था या यथास्थिति का हिस्सा हैं। हालांकि मुझे लगता है कि वह 7 बार हार गए और अपनी सीट नहीं जीत सके, लेकिन वह बहुत लंबे समय से व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं या उसी के तहत काम कर रहे हैं। यही वजह है कि उनमें मोनोकल्चर जैसी बातें कहने की हिम्मत नहीं है। रूपर्ट लो को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये शब्द यूके व ऑस्ट्रेलिया में आगे और लोकप्रिय होगा। ऑस्ट्रेलिया में यह पहले से ही बहुत लोकप्रिय है, कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हाँ, इस्लाम को बाहर निकालो, सभी शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों को बाहर निकालो।
अपने देश को एक ही संस्कृति वाला बनाने का प्रयास करो।